पति पत्नी का दहेज का केस चल रहा था। पति फौजी था, लेकिन तभी अचानक से पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो बड़ी बुरी हालत में मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, जब वे देखते हैं अपनी बेटी की ऐसी हालत, तो उसके बाद सीधा उस पति पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इससे केस चल रहा था, तो हो सकता है इसने ही इसे इस दुनिया से विदा किया हो। लेकिन उसके बाद जब पुलिस इस बात की तहकीकात करती है और जो राज खुलकर सामने आता है, उससे सभी लोग ये कहने लगते हैं कि इंसान अपनी गलतियों की वजह से ही जो कुछ भी भुगतता है वो उनकी गलतियों का ही एक नतीजा होता है। क्या हुआ था ऐसा जो ये लड़की को इस दुनिया से विदा होने के बाद भी लोग ऐसी बातें कह रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट अच्छी तरह से दिखाएं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के अंदर एक थाना लगता है जो कबरई थाना होता है। कबरई थाने के अंतर्गत एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है किरण। किरण जैसे शादी की होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल जाता है, जिस लड़के का नाम होता है विनोद। और जो विनोद होता है वह सीआरपीएफ का जवान होता है। अब यहाँ पर हालांकि जो पिता था वह मजदूरी किस्म का व्यक्ति था और उसके पास इतने ज़्यादा रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की शादी एक सीआरपीएफ के जवान से करता है, क्योंकि यहाँ पर वह कैसे न कैसे करके अपनी बेटी को अच्छे घर में देखना चाहता है। अब पिता ने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचा था और इसी वजह से सीआरपीएफ के जवान से उसकी शादी तय करा दी थी और शादी के अंदर कुछ दहेज देने की बात की गई थी। लेकिन जो विनोद होता है वह कहता कि कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा दहेज नहीं चाहिए, बस आप शादी कर दो जिससे हमारे चारों तरफ बदनामी ना हो सके, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो लड़की का पिता होता है वह वादा करता है कि मैं 2 लाख रुपए और एक गाड़ी बाद में आपके लिए अरेंज करा दूंगा। इसके बाद ये सब कुछ हो जाता है और सब कुछ होने के बाद यहाँ पर जब शादी संपन्न हो जाती है, तो शादी संपन्न होने के बाद जो किरण है वो दुल्हन बनकर विनोद के घर में पहुंच जाती है। अब विनोद के साथ वो रहने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब विनोद कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया था, तो कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन जब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद वह जाने लगता है। जैसे विनोद जाने लगता है तो उसके बाद जो पत्नी होती है किरण, वह कहने लगती है कि तुम ना मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब इस बात को सुनने के बाद जो विनोद होता है वो कहने लगता है कि हमारे साथ क्या करोगे, यहाँ पर माता पिता हैं, इनकी सेवा पानी करो, यहीं पर ठीक रहोगी। लेकिन जो किरण है वो इस बात की जिद करती है और अपने पत्नी से छोटा सा झगड़ा कर लेती है। इसके बाद जो पति है समझा बुझाकर जैसे तैसे यहाँ से चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद वह फिर से आता है, लेकिन अब जो किरण है वो इस बात को लेकर बार बार उससे झगड़ा किया करती है और जब धीरे धीरे ये झगड़े को ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं तो एक दिन जो पत्नी होती है वो कह देती है कि देखो, मैंने तुमसे शादी की है, ना कि तुम्हारे घर वालों से, और इनकी देखभाल करने का मेरे पर कोई जिम्मेदार नहीं है और मैं तो अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अब इस बात को सुनते ही जो विनोद होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते वह कहने लगता है कि इसका क्या मतलब हुआ, वैसे तो तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था, शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो पूछने लगती है कि कौन सा वादा? तो वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने 2 लाख रुपए देने का और गाड़ी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो गाड़ी तो नहीं आई है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे पिता से कुछ भी नहीं बोला, तो तुम्हें मेरी माँ की देखभाल करने की कौन सी परेशानी हो रही है, मेरे माता पिता की। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो किरण है वो और भी ज़्यादा नाराज हो जाती है और अब इस बात को लेकर रोज रोज उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। पति जब भी कभी उससे झगड़ा किया करती तो इस बात को सामने ले आया करता और उसके बाद जो पत्नी है वह भी चुप रह जाया करती। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद एक दिन जो पत्नी होती है किरण, वह रूठ कर अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर वह रूठ कर बैठ जाती है, लेकिन जो पति होता है विनोद, वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह उसे लेने के लिए नहीं जा पाता है। इसके बाद जब कुछ दिन उसको वहां पर रहते हो जाते हैं तो वह बड़े ही गुस्से में आकर अपने पति के खिलाफ अब केस लड़ने का फैसला करती है कि वह दहेज प्रताड़ना का केस लड़ेगी। इसी बात को सोचकर वह कबरई थाने के अंदर जाती है और वहां पर जाकर अपने पति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब जैसे एफआईआर होती है तो यहाँ पर पति को पता चलता है और धीरे धीरे ये बात जब सम्मनों पर आ जाती है तो इन दोनों का कोर्ट में केस चलने लगता है। कोर्ट में केस चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं, यानी कि इनकी शादी हुई थी 2 फरवरी 2023 को और यहाँ पर अब तक समय आ जाता है 11 नवंबर 2025 का।
11 नवंबर 2025 को शाम के समय जब कोर्ट की पेशी होती है तो पेशी के दौरान यह वहां पर जाती है, अपने केस की हियरिंग लेती है और हियरिंग लेने के बाद वापस तो लौटती है लेकिन घर नहीं पहुंचती। अब जो माता पिता होते हैं, जब बेटी घर नहीं पहुंचती तो उसके बाद सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अपनी सहेली के यहाँ पर रुक गई होगी, क्योंकि कई बार जो किरण होती है वह अपनी सहेली के यहाँ पर रुक जाया करती है और इसी बात को सोचकर माता पिता ज़्यादा उसे फ़ोन वगैरह भी नहीं करते हैं और इसी तरह से वहाँ पर अपने घर के अंदर बने रहते हैं। लेकिन 11 से 12 होती है, 12 से 13 होती है और जब 13 तारीख तक भी बेटी नहीं मिलती तो घर वाले उससे पहले ही कंप्लेंट दर्ज करवा चुके थे। कंप्लेंट भी दर्ज हो गई थी और इसके बाद 13 तारीख को वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक बॉडी मिलती है जो कि सड़क किनारे झाड़ियों में थी और बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और उसे कुत्ते नोच नोच कर खाए जा रहे थे। अब जैसे उसे कुत्ते नोच कर खा रहे थे तो एक रास्ते से निकलता हुआ राहगीर ये देखता है और देखने के बाद जब उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो किसी इंसान की बॉडी है और उसके बाद वह कुत्तों को भगाकर सीधा पुलिस के पास फोन कर देता है। पुलिस वहां पर आती है, महिला एसपी भी आती है और आने के बाद बॉडी का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं और अब पता लगाने में जुट जाती हैं कि ये कौन महिला है जिसकी इतनी बुरी हालत हुई है कि कुत्ते भी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। अब जब पुलिस वाले पता लगाते हैं तो जो कबरई थाना है उसके अंतर्गत उसकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की गई थी और उसके बाद उसकी पहचान होने के बाद जैसे वो घर वालों को दिखाते हैं बॉडी को और उससे पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है, तो यहाँ पर जो किरण का भाई होता है वो कहता है कि शक क्या, हमें यकीन ही है, इसके पीछे जरूर हमारे जीजा विनोद का हाथ होगा क्योंकि केस चल रहा था और इस केस को लेकर ही शायद उसने ये सब कुछ कदम उठाया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो तहकीकात करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो तहकीकात करते हैं तो डायरेक्ट तो उस पर हाथ नहीं गिर सकते क्योंकि वो भी फौज में है, तो इसी वजह से पहले वो सबूत जुटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर विनोद के नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकाली जाती है, उसकी लोकेशन वगैरह निकाली जाती है, तो कोई भी लोकेशन मैच नहीं करती और उसके बाद जब लड़की किरण के नंबर की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों के सामने एक नंबर आता है जो नंबर किसी और का नहीं, उसी थाने के यानी कि जो कवरेज थाना होता है उसी थाने के एक दरोगा का था जिसका नाम होता है अंकित। अब जो अंकित होता है वह लगातार पिछले काफी दिनों से इस लड़की से बात करता हुआ आ रहा है। जब से इसका केस चालू हुआ तभी से इन दोनों की बातें हुआ करती हैं क्योंकि वो केस इसी दरोगा के पास था। उसके बाद जब पुलिस वालों के सामने ये नंबर आता है तो यहाँ पर पुलिस वाले लोकेशन वगैरह निकालते हैं और लोकेशन के आधार पर कहीं ना कहीं ये लोकेशन कॉल रिकॉर्ड वगैरह ये इशारा कर रहे थे कि इन सबके पीछे इसी का हाथ है। तो इसी वजह से अंकित को उठा लिया जाता है और अंकित को उठाने के बाद जब उसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कहते कि तुम्हें पता है कि पुलिस है, सच्चाई तो निकाल ही लेगी और तुम सच बता दो क्योंकि हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं, तो जैसे उन सबूतों को देखता है तो टूटता है और टूटने के बाद पूरी कहानी बयां करता है। कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे इस दुनिया से विदा किया है और मैं उसे वहां पर डाल कर आया था उसके कपड़ों को उतार कर। उसके बाद वो पूछने लगते कि क्यों, आखिर क्या बात थी, और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो लगता है कि तुम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो वो बताता है कि हाँ साहब, प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो लड़की किरण थी वह सच सबर कर मेरे पास आया करती थी अपने केस की हियरिंग करने के लिए और उसी दौरान मैं उसके प्यार में पड़ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके प्यार में पड़ता हूँ तो उसी दौरान वह अपने पति को तलाक देने का फैसला कर लेती है और मुझसे शादी करने के लिए कहने लगती है। अब मैंने तो ये बात मजे मजे में स्टार्ट की थी, मैं तो केवल उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जब वो मुझसे जबरदस्ती करती है और कहती कि नहीं शादी तो तुम्हें करनी होगी, तो उसके बाद एक दिन प्लानिंग के तहत ही 11 नवंबर 2025 को मैं उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता हूं और उसके बाद जब वहां पर प्लानिंग के तहत मैं उसे ले जाता हूं तो वहीं पर एक रोड से इस दुनिया से विदा करने के बाद कपड़े उतारकर उन झाड़ियों में डाल देता हूं। रात के समय मैंने उस झाड़ियों में डाल दिया था और झाड़ियों में डालने के बाद मैं वापस आकर अपने नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीने लगता हूं। सोचता हूं दूसरा जिला लग जाएगा, वहाँ पर ना तो कोई बॉडी को पहचानेगा और जब बॉडी को कोई नहीं पहचानेगा तो उसके बाद ये केस मेरे तक वापस भी नहीं लौटेगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी शिनाख्त होकर ये मेरे पास तक पहुँच गया और अब मैं इस चीज़ में पकड़ा गया। इस बात को सुनते ही पुलिस वालों को बड़ी हैरानी होती है कि जो व्यक्ति कानून जानता है उसके बाद भी उसने ऐसा कदम उठाया, ये तो बहुत गलत है। लेकिन वहीं पर जब ये कहानी माता पिता के पास आती है और माता पिता और उसका पति सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान होते हैं कि अपने आप ही अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का इंतजाम किया। उस पुलिस वाले के नज़दीक जाने का क्या मतलब था, और पिता भी इस बात को सुनकर बहुत ही परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि जो ऊपर वाले की मर्जी थी वही हुआ। इधर उधर आसपास के जो लोग होते हैं जब वह इस बात को सुनते हैं तो इस बात को सुनने के बाद उन्हें भी लगता है कि इसने तो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का इंतजाम किया था, क्योंकि
अगर जो किरण है वह उसके साथ अवैध संबंधों में ना पड़ती तो उसके बाद ना तो उससे शादी के लिए कहती और ना ही कोई ऐसी बात होती। इधर पुलिस वाले की भी बहुत सारी निंदा होती है कि पुलिस वाला होकर उसने ऐसा किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो किरण के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। फिलहाल के समय में उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, यानी कि उस पुलिस वाले को, और बाकी किरण तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।